10 जून करंट अफेयर्स। सबसे पहला जो करंट अफेयर है आपका वो है क्रॉस पार्टी बैकिंग इन नेपाल फॉर न्यू मैप। तो जैसे आपने न्यूज़ सुनी होगी, नेपाल अपना खुद का नया मैप कंट्रोवर्शियल, जो कुछ साइट्स कंट्रोवर्शियल हैं उसे अपनी टेरिटरी में इंक्लूड करके नया मैप पास करने लगा। बेसिकली इंडिया और नेपाल के जो रिलेशंस हैं पिछले 2015 से अब तक लगातार थोड़े से खराब होते जा रहे हैं। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। 2015 से ही इंडिया और नेपाल के रिलेशंस काफ़ी डाउन पाथ पे हैं। हमने तब उनके ब्लॉकेड लगाया था, तब से नेपाल के पॉलिटिशियन और नेपाल के लोगों में भी इंडिया की इमेज खराब हुई थी। प्लस कुछ सालों से चाइना जो नेपाल में कर रहा है, और इस टाइम जो नेपाल की रूलिंग पार्टी है वो भी एक कम्युनिस्ट पार्टी है। चाइना एक पूरी कम्युनिस्ट स्टेट है, वैसे ही नेपाल में इस टाइम जो रूलिंग पार्टी है वो कम्युनिस्ट पार्टी है। इस कारण उनमें अलाइनमेंट भी बहुत अच्छी बैठी है। चाइना बहुत सारी इन्वेस्टमेंट करने को तैयार है नेपाल में। तो हमारे चाइना के साथ जब बॉर्डर इशू चल रहे हैं तो नेपाल एक तरह से अपने फ्रेंड, न्यू फाउंड फ्रेंड चाइना को और ज़्यादा हेल्प करने के लिए और इंडिया के ऊपर बॉर्डर प्रेशर्स बढ़ाने के लिए ये सारी चीज़ें कर रहा है। एक जो आज इम्पॉर्टेंट चीज़ अखबार में, जिससे ये पूरा नेपाल का इशू हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हुआ है, ठीक है, पहले हमने एक दिन पासेस पढ़े थे, आज हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट हुआ है, आज नेपाल के एम्बेसडर ने ट्रीटी ऑफ सुगाली की बात की है। ये ट्रीटी ऑफ सुगाली है क्या? बेसिकली एंग्लो नेपाल वॉर जब हुई थी, ब्रिटिशर्स ने जो नेपाल के अगेंस्ट वॉर्स लड़ी थी 1814 से लेकर 1816 तक, इसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उस टाइम, ईस्ट इंडिया कंपनी ने तुम्हारे नेपाल का जो राजा था और उसकी पूरी आर्मी को हरा दिया था। हराने के बाद एक सरेंडर ट्रीटी साइन करवाई थी जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ सुगाली। ट्रीटी ऑफ सुगाली बेसिकली इंडिया और नेपाल के बीच में जो इफेक्टिव बॉर्डर है ना उसे इस्टेब्लिश करती है। ठीक है, तो इस ट्रीटी से क्या हुआ, इस ट्रीटी से जो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, सुगाली एक शहर है बिहार में, इससे जितना भी एरिया टू दी वेस्ट एंड ईस्ट पड़ता है, यानी कि सारा ऑलमोस्ट जो तेराई का इलाका है, ऑलमोस्ट सारा तेराई का इलाका नेपाल ने उसका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया को, ब्रिटिशर्स के अंडर जो इंडियन ऑक्यूपेशन थी उसे सरेंडर कर दिया था। बाद में जाके भी यही ट्रीटी बेसिस बनती है इंडिया और नेपाल के बीच में बॉर्डर की। तो इस ट्रीटी में क्या, काला जैसे रीजन है ना, काला पानी जैसे रीजन ऑटोमेटिकली इंडिया के पार्ट बनते हैं, बिकॉज अगर नेपाल के एम्बेसडर ने इस ट्रीटी को रेफर किया और सुगाली के अंडर तो काला पानी इंडिया को दिया गया था, तो इस कारण यहाँ पे अगर सुगाली को रेफर करें तो काला पानी का एरिया हमारा होता है। पर हमने तब भी हमेशा से उसके ऊपर, नेपाल ने तब भी क्लेम रखा था, ब्रिटिशर्स के टाइम पे भी ब्रिटिशर्स ने जबरदस्ती ये एरिया छीने थे। ठीक है, पर लॉन्ग टर्म से इंडिया का ही इफेक्टिव कंट्रोल है इसके ऊपर, और अब इंडिया ने यहाँ पे सड़क भी बना दी है, सब कुछ कर दिया है, तो अब अचानक नेपाल को प्रॉब्लम होने लगी है। बल्कि सड़क को पूरे हुए हुए ऑलमोस्ट काफ़ी टाइम हो गया, 1 साल के करीब हो गया, तो अब फाइनली लॉन्च करनी थी, तब जाके इनाग्रेशन करनी थी उसकी, तो जाके इशू क्रिएट कर लिया कि हमारे एरिया में ये कैसे बना रहे हो। वो भी बिकॉज चाइनीज़ के प्रेशर के अंडर। नेपाल का इसमें अपना कुछ ना गेन करने के लिए, कुछ लूज बहुत कुछ करेगा नेपाल अगर इंडिया के साथ रिलेशन बिगाड़ता है, बिकॉज नेपाल का सारा ट्रेड का हिस्सा जो है 80% ट्रेड नेपाल का इंडिया से ही पास करता है। ठीक है, 80 से भी ज़्यादा, 85 के करीब परसेंट जो ट्रेड है वो इंडिया से पास करता है। कोलकाता से जितने भी उसके एक्सपोर्ट्स हैं वो इंडिया से जाते हैं ज़्यादातर। तो इंडिया ने अगर वो एक्सेस रूट्स के ऊपर लेट्स वो टैरिफ लगाना शुरू कर दिया, तो अपने आप नेपाल की सारी इकोनॉमी खत्म हो जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट हद से ज़्यादा बढ़ जाएगी। चाइना वाला रूट ओपन हुआ है पर बहुत ही कम ट्रेड उसके थ्रू जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से नेपाल से तुम ये लगाओ कि चाइनीज बॉर्डर अगर तुम मैप पे देखोगे वो बहुत ही ज्यादा दूर है, तो जितनी कॉस्टिंग पड़ जाती है वो गुड अपने आप ही महंगा हो जाता है। तो नेपाल
को ऐसी चीज़ों में हमेशा ज़्यादा समझदारी दिखानी चाहिए। नेशनलिज्म की भाषा जब देश बोलने लग जाते हैं तो बहुत सारी गलतियां ऐसी कर बैठते हैं। तो आने वाले टाइम में देखने वाला होगा, नेपाल और इंडिया के ऐसे ओवरऑल रिश्ते अच्छे रहे हैं, ठीक है, फ्रेंडली ब्रदरहुड कंट्रीज हैं, अगर तो रिश्ते मेंटेन दोबारा कर पाए, ठीक है। जो कम्युनिस्ट पार्टी जब तक पावर में है तब तक नेपाल के अंदर करना मुश्किल होता है। अगर कम्युनिस्ट पार्टी अगले इलेक्शंस में नेपाल के हट जाती है, कोई और आ जाती है, तो ऑब्वियसली इंडिया का ग्राउंड फिर से गेन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज तेराई का इलाका। तेराई का इलाका है कौन सा? ये जब जहाँ पे तुम्हारे हिमालयस खत्म होते हैं ना, लोअर हिमालयस, तुम्हारे शिवालिक खत्म होते हैं, उसके बाद ना जहाँ रिवर्स ना दोबारा से रीइमर्ज करती हैं, ये ज्योग्राफी में पढ़ते होते हैं। बीच में पहले बब्बर का एरिया आता है, फिर तेराई का एरिया आता है। बब्बर के एरिया में क्या होता है, इतने छोटे छोटे कंकर पत्थर ये सब कुछ होते हैं और डेंस जंगल भी उगे होते हैं कि सारी नदियां अंडरग्राउंड हो जाती हैं। सारी नदियां पॉप आउट करती हैं आके तुम्हारी तेराई के इलाके में। तेराई के इलाके में जब नदियां पॉप आउट करती हैं, यहाँ पे नीचे से वो सारी फर्टाइल मिट्टी निकाल के लाती हैं, तो ये एरिया बहुत ही फर्टाइल माना जाता है, ठीक है। शिवालिक रेंज के नीचे वाले एरिया में होता है। यहाँ पे ज़्यादातर तुम्हारे टॉल ग्रासेस, सवाना, तुम्हारे साल फॉरेस्ट और रिच स्वैम्प्स स्वैम्प्स होते हैं, जैसे स्वैम्प को कैसे कह सकते हैं, वेटलैंड्स हो गए, यानी कि जहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी भरा होता है जमीन के ऊपर, पर ज्यादा शैलो वाटर होता है, यानी कि तुम उसके ऊपर चल भी सकते हो, मिट्टी को सॉफ्ट कर देता है वो, ठीक है। और थोड़ा सा कभी ऊपर ऊपर भी होता है, जहाँ पे तुम्हारे बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स ये सब कुछ भी आते हैं, ठीक है। तो हमारे तराई का इलाका, तुम्हें ये पूछा जा सकता है कौन सी स्टेट में पड़ता है? हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल। तो टोटल करके 1 2 3 4 5 स्टेट्स हैं ये, ठीक है। 5 स्टेट नंबर भी पूछा जा सकता है और स्टेट्स को वैसे नाम भी पूछा जा सकता है, दोनों चीजें याद रखना। बब्बर का इलाका फॉरेस्ट का इलाका है ज़्यादातर, और वहाँ पे पत्थर और ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं, ये हम इंडियन ज्योग्राफी के टाइम भी पढ़ते हैं। तो जो उस टाइम पे ये तराई और बब्बर ये सब कुछ दोबारा आएंगे, पर करंट अफेयर जहाँ पे जो आता है उसे साथ साथ भी पढ़ते रहना चाहिए। कृष्णा गोदावरी वाटर यूटिलाइजेशन, तो सर, बेस, हाँ जी। सर नेपाल चाइना की वन बेल्ट वन रोड का पार्ट है? हाँ जी बिल्कुल, 2015 के बाद, हमारे ब्लॉकेड के बाद उन्हें ज्वाइन करके आया था। तो सर ये भी लिंक हो सकता है कि वो ट्रेड के नए रूट्स ढूंढ रहा हो? कौन? सर नेपाल वाया OBOR। नहीं, वो तो ऑब्वियसली वो हिमालयन पासेस टनल्स बना रहे हैं, ऑलरेडी काम चल रहा है। वो तो हिमालयस को कट करके चाइना से कनेक्ट करने की चीज, पूरे टनलिंग हो रही है वहां पे। चाइना बहुत पैसे लगा रहा है वहां पे, तभी तो नेपाल की सरकार इतनी फेवरेबल है, पर वो उसका लोन का पैसा है। नेपाल को उस दिन जाके समझ आएगा जब ये जाके लोन चुकाना पड़ेगा। जब यस। लोन चुकाना पड़ेगा तब पता ही है सारी जितनी भी बॉर्डर रोड इनिशिएटिव के अंडर कंट्रीज हैं उनके साथ क्या हुआ है अब तक, वही नेपाल के साथ होगा। ठीक है सर। फिर ऑब्वियसली आज से लगा लो 4 5 साल बाद नेपाल में ऑटोमेटिकली, अगर नहीं भी कुछ करते, फेवर ऑटोमेटिकली इंडिया की तरफ दोबारा शिफ्ट हो जाएगा, बिकॉज इतनी एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसीज हैं चाइना की, अपने आप फेवर चेंज हो जाते हैं। तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में गोदावरी और कृष्णा को लेके डिस्प्यूट उठा है वाटर यूटिलाइजेशन को लेके, तो सेंटर उन दोनों में थोड़ी सुलह करवाने की कोशिश कर रही है, पर उससे पहले रिकॉर्ड्स मंगवा रही है कि पानी कितना अवेलेबल है दोनों नदियों में, उनकी ट्रिब्यूटरीज में। तो इस करंट अफेयर में तुम्हारे लिए 3 चीजें जो इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले सेंट्रल वाटर कमीशन क्या है। ये इंडिया की सबसे टॉप की टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन है जो वाटर रिसोर्सेज, चाहे अंडरग्राउंड वाटर हो चाहे ओवर सरफेस वाटर हो, ठीक है, इसकी अवेलेबिलिटी, इसकी क्वालिटी, हर चीज़ों के ऊपर काम करती है। ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के साथ जुड़ी हुई है, ठीक है। उसके बाद वही जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसके पास स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन करने की, कंजर्वेशन, यूटिलाइजेशन वाटर रिसोर्सेज की, वो सब कुछ के ऊपर, कि कैसे फ्लड कंट्रोल किया जाए, कैसे इरिगेशन का पानी, नेविगेशन, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, हर चीज जो टेक्निकल असिस्टेंस देनी है स्टेट्स को, कि ग्राउंड वाटर कैसे, अब जैसे रिचार्ज करने की प्रॉब्लम आ रही है, तो ग्राउंड वाटर अब लॉन्ग टर्म में कैसे रिचार्ज किया जाए, कैसे हम जो
तुम्हारे एग्रीकल्चरल फील्ड्स हैं वहां तक कैसे इरिगेशन चैनल्स पहुंचा सकते हैं, मतलब नदियों से पानी निकाल के कैसे खेतों तक पहुंचा पाएंगे, सबसे कॉस्ट इफेक्टिव वे कौन सा पड़ेगा, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। नीचे वाले ऐसा तो नहीं होगा जो डाउन स्ट्रीम स्टेट्स है, डाउन स्ट्रीम स्टेट्स क्या होती हैं, लेट्स सपोज एक नदी जो बह रही होती है वो मल्टीपल इंडिया के स्टेट में से पास करती है। अब एक स्टेट ऊपर है, एक स्टेट उससे नीचे है, लेट्स सपोज यहाँ पे इसने डैम बनाने शुरू कर लिए, तो ये जो नीचे स्टेट्स हैं इन्हें तो पानी नहीं मिलेगा। इस कारण हमेशा ये प्रिंसिपल होल्ड किया जाता होता है कि जो सबसे नीचे वाली स्टेट है उसकी कितनी जरूरतें हैं उसके बाद ऊपर वालों को बांटा जाता होता है पानी। ठीक है, ऐसा ना हो कि नीचे तक पानी ही ना पहुंचे, बिकॉज जिसके पास सबसे पहला कंट्रोल है वो तो अपने मुताबिक जैसे मर्जी नदी को मोड़ सकता है। इस कारण ये नीचे वालों का भी, जो डाउन स्ट्रीम स्टेट्स हैं उनका भी इसमें ध्यान रखा जाता है जब इन चीज़ों को अलॉट किया जाता है, पानी को अलॉट किया जाता है। ठीक है, बाकी इसी से जुड़े पॉइंट है। अगली गोदावरी नदी इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट नदी है गंगा के बाद। ठीक है, इसका त्रिम्बकेश्वर महाराष्ट्र में इसका सोर्स है जहाँ से ये शुरू होती है। टोटल अराउंड 1500 किलोमीटर, मतलब 1400 किलोमीटर या 910 माइल्स ट्रैवल करती है ये। तो मैं ये भी पूछा जा सकता है किस किस स्टेट से गोदावरी पास करती है, तो महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। हाँ, 1 2 3 4 5 ही स्टेट यहाँ पे होगी, ऊपर भी हमने 5 गिना था। ठीक है, उसके बाद जो अक्सर यूपीएससी में और स्टेट सर्विसेज में भी ये क्वेश्चन आते हैं, देखो आज तक जो क्वेश्चन आए हैं ना ज्यादातर वो हमेशा ये आए हैं कि गोदावरी की ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं। ठीक है, ये लेफ्ट बैंक राइट बैंक एक आधी बारी क्वेश्चन पूछा गया है, ज्यादा हमेशा ये पूछा गया है कि ट्रिब्यूटरी ही कौन सी है, तो उसमें दोनों ऑप्शन आ जाते हैं। पर हमेशा एक एडवांस लेवल की तैयारी करके चलें कि एक लेवल अगर कमीशन आगे जाती है ऐसा ना हो कि हम पेपर में बैठ के दोबारा सोचें कि अब क्या करें। इस कारण लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज भी याद रखनी जरूरी है और राइट बैंक भी। तो यहाँ पे ये नाम दिया हुआ है, इन्हें किसी तरह कोई ना कोई इनमें से सेंटेंस हमेशा क्रिएट करने की कोशिश करो और सेंटेंस के थ्रू ये याद रखने की कोशिश करो। सेंटेंस क्रिएट कर लोगे किस तरह तोड़ मोड़ के अपने खुद के बीच में वर्ड्स जोड़ के अगर याद रखोगे, लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा और एग्जाम में भी तुम्हें एक एक चीज सोचने की जरूरत नहीं है, तुम डायरेक्टली बस वो सेंटेंस बोलोगे, तुम्हें सारा का सारा मतलब सेंटेंस में तुम्हारे गोदावरी भी आ जाए और एक सेंटेंस लेफ्ट का हो, मतलब गोदावरी के साथ लेफ्ट का, एक गोदावरी के साथ राइट का, वो अपने आप तुम्हें पेपर में याद रहेगा। ठीक है, अगर जनरल क्वेश्चन आया था कि ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं, फिर ऑब्वियसली दोनों सेंटेंसेस में से ट्रिब्यूटरीज निकाल लो, तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा कौन सा ट्रिब्यूटरी नहीं है। हर रिवर के लिए यही फॉर्मूला यूज करना है। वैसे ही कृष्णा नदी ऑलमोस्ट ये भी 1400 किलोमीटर फ्लो करती है। ठीक है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश ये 4 स्टेट में से निकलती है, वो उड़ीसा में एक्स्ट्रा है, ये बाकी सारे स्टेट्स इनकी सेम है। ठीक है, महाबलेश्वर जो तुम्हारे महाराष्ट्र में वहां से इसका सोर्स है, और फिर से लेफ्ट और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। ये जितनी इंडिया की इंपॉर्टेंट नदियां हैं ना, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, इंडस, नर्मदा, तापी, ये जो नदियां हैं इन सबकी हम ट्रिब्यूटरीज ओवर द टाइम याद करेंगे। तो जो जो ट्रिब्यूटरीज आती जा रही हैं करंट अफेयर्स में वो साथ की साथ याद करते जाओ, ताकि बाद में पेपर सॉल्व करते टाइम या ज्योग्राफी पढ़ते टाइम भी तुम्हें हमेशा आसानी रहे, क्योंकि आधी चीजें पहले ही याद करके रखी होंगी। मूव टू बैन 27 पेस्टिसाइड्स अपोज। तो बेसिकली इंडिया ने कुछ टाइम पहले 27 पेस्टिसाइड्स बैन किए थे, पर अब जब तुम्हारे लोकस अटैक हुए, मतलब न्यूज़ में क्यों आया है, अब जब लोकस अटैक हो रहा है इंडिया पे, सेंटर और तुम्हारे स्टेट गवर्नमेंट्स भी बहुत सारे ऐसे पेस्टिसाइड्स यूज कर रहे हैं जो ये 27 बैन किए गए थे। तो जो तुम्हारी पेस्टिसाइड इंडस्ट्री है वो कह रही है कि तुम हमें तो कह रहे हो कि इसे ना बनाओ, ठीक है, और इसे बैन करने की बात कर रहे हो, दूसरी साइड पे खुद बनाते जा रहे हो। तो इस कारण ये न्यूज में था। तो तुम्हारे पेस्टिसाइड होते क्या हैं, ये ऐसे केमिकल्स और सब्सटेंसेस होते हैं जो पेस्ट, वीड जैसी चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो जो हर्ब्स को मारते हैं वो हर्बिसाइड हो गए, मतलब छोटे छोटे घास हो गए उन्हें मारते हैं वो हर्बिसाइड हो गए। इंसेक्ट्स को मारते हैं इंसेक्टिसाइड हो गए। ठीक है,
वैसे ही अलग अलग टाइप के, तुम्हें सारे याद रखने की जरूरत नहीं है, बस तुम्हें जनरली ये बैक्टीरिया जो लग जाता है उसके लिए इंसेक्ट रिपेलेंट, एनिमल रिपेलेंट, ये सारे को पेस्टिसाइड कहते हैं। जो भी चीज केमिकली किसी चीज को किल या रिपेल करने के लिए बनी है वो पेस्टिसाइड है। ठीक है, तो एक पेस्टिसाइड में कोई केमिकल भी हो सकता है, ठीक है, कोई बायोलॉजिकल एजेंट भी हो सकता है। मतलब तुम जैसे आजकल वायरस बिकॉज सारी दुनिया में फैला हुआ है इस कारण, और दूसरी साइड पेस्टिसाइड का करंट अफेयर आ गया, तो तुम्हें क्या स्टेटमेंट बन के आ सकती है, दैट अ वायरस कैन बी यूज्ड इनसाइड अ पेस्टिसाइड। ठीक है, कि वायरस पेस्टिसाइड बनाने के लिए एक वायरस का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये बिल्कुल सही है। वायरस का, बैक्टीरिया का, फंगस का, मतलब ऑब्वियसली ऐसा नहीं कि कोई भी वायरस बैक्टीरिया जो स्पेसिफिकली जिस हम इंसेक्ट को या वीड को मारना चाहते हैं उसे जो हार्म करता है, वायरस या बैक्टीरिया जो उसे खत्म कर सकता है, हम उसके पेस्टिसाइड्स बनाएंगे, हमें ना हार्म करे, उसे हार्म करे, ऐसे। ठीक है, तो दो डेफिनेशन जो मैंने तुम्हें थोड़े दिन पहले बताई थी वो आज मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिख दी है। बायो एक्यूमुलेशन होता है जब एक, जैसे फिश ने हाँ चलो चलो टेरेस्ट्रियल का एग्जांपल लेते हैं, एक रैबिट ने बहुत सारे ग्रास खाए जिनके ऊपर हर्बिसाइड छिड़का हुआ था, तो उसके अंदर बायो एक्यूमुलेशन होती रही बिकॉज उसने बहुत सारे प्लांट्स खाए हैं जिनके अंदर पेस्टिसाइड। अब ओवर द चेन जब तुम बढ़ते रहोगे, एक के बाद एक जो ऊपर को तुम खाते रहोगे, एक पर्सन के अंदर बायो एक्यूमुलेशन होती है, ओवर द फूड चेन बायो मैग्निफिकेशन होगी, कि वो और मैग्नीफाई होता जा रहा है। एक सांप मल्टीपल रैबिट्स खाएगा, वो आगे आगे आगे, वो बायो मैग्निफिकेशन होगी। एक्यूमुलेशन, एक बंदे के अंदर ही पेस्टिसाइड कितना इकट्ठा होता जा रहा है, ठीक है। मैग्निफिकेशन ओवर द फूड चेन, तुमने जो जो खा लिया है वो कैसे एक्यूमुलेट होता जा रहा है। नेक्स्ट है स्टॉकहोम कन्वेंशन नॉन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट। देखो ऐसी ना इंटरनेशनल कन्वेंशंस जो हैं ये हमने इन्वायरमेंट में पढ़नी है, ठीक है। वैसे ही स्टॉकहोम कन्वेंशन एक सारी दुनिया की मैक्सिमम कंट्रीज ने साइन की हुई है जो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स को बैन करने के लिए है, ठीक है, कोशिश करती है बैन करने की। तो इसका क्या मतलब है, तो ये बैन करने की कोशिश करते हैं। तो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स हैं क्या। लेट्स सपोज तुमने कोई पेस्टिसाइड स्प्रे किया, कितनी जल्दी वो सॉल्यूबल, अगर वो सॉल्यूबल चीज होगी तो बहुत जल्दी वो, लेट्स सपोज तुम राइस के ऊपर कर रहे हो तो राइस के पानी में शायद वो सारी मिक्स हो जाए और ओवर द टाइम प्लांट्स एब्जॉर्ब करे। पर अगर वो एब्जॉर्ब नहीं होते, इनसॉल्युबल है, ठीक है, या लेस सॉल्युबल है, या प्लांट्स ने जब उन्हें एब्जॉर्ब कर लिया, प्लांट्स अपने अंदर उसे ब्रेक करने में बहुत टाइम लगा रहे हैं, तो होगा क्या, ओवर द टाइम जब प्लांट्स पक भी जाएंगे वो पॉल्यूटेंट उनके अंदर ही रहेगा, ठीक है। दूसरा, लेट्स सपोज वो जो पानी तुमने इरिगेशन के टाइम भरा था उसमें ये पॉल्यूटेंट पेस्टिसाइड मिक्स हो गया, बाद में जाके वो नदी में गिरा या सीवेज में कहीं पे भी गिरा, ओवर द टाइम वो तुम्हारी नदियों में आ गया, नदियों में जाते जाते वो तुम्हारे समुंदर में भी सब में आ जाएगा। तो क्या है, ये पॉल्यूटेंट्स ऐसे होते हैं जो आसानी से डिग्रेड नहीं होते इन्वायरमेंट में, ठीक है। इसके कारण ये बहुत परसिस्टेंट हैं इन्वायरमेंट में, पहला वर्ड इसीलिए। क्लियर। इसकी एक लिस्ट बनाई गई थी स्टार्टिंग में जिसे कहते थे डर्टी डजन। इसमें डजन का मतलब 12, सबसे खतरनाक जो 12 पेस्टिसाइड्स थे वो इसके अंदर रखे गए थे। उनमें से एक जो इंडिया के लिए बहुत ही सिग्निफिकेंट है वो है, आजकल जो न्यूज में रहता है, बाकी सारे तो खैर न्यूज में इंडिया में नहीं रहते, एक जो बैन हो चुका है अब इंडिया में, पर सुप्रीम कोर्ट में रिट ये सब कुछ चलता रहता है, इस कारण एंडोसल्फेन इंडिया में बहुत ही रेलिवेंट है ये तुम्हारे एग्जाम के लिए। एंडोसल्फेन को बार बार तुम्हें क्वेश्चन पहले भी आते रहे हैं, 2 को बारी पहले भी आ चुका है, और एंडोसल्फेन का क्वेश्चन फिर से आ सकता है क्योंकि
ये ऐसी चीज है, कभी सुप्रीम कोर्ट में, कभी सरकारों के अंदर कोई ना कोई ये आता रहता है। ये रिसेंट कुछ सालों में इसने बहुत बड़ी कंट्रोवर्सीज क्रिएट की हैं इस कारण। एंडोसल्फान इंपॉर्टेंट। एंडोसल्फान क्या था? ये भी एक पेस्टिसाइड था। इशू शुरू हुआ तुम्हारे केरला से। केरला में क्या हुआ? केरला में इसका बहुत ही हैवी यूज किया जाता था। ये है कि ये ना बहुत से ज्यादा टॉक्सिक है। इससे बनी हुई जो क्रॉप्स आई, उन क्रॉप्स में ये परसिस्टेंट रहा, ये अंदर ही समाया रहा। तो उससे लॉन्ग टर्म में हुआ क्या, जब क्रॉप्स को लेट्स सपोज प्रेग्नेंट वुमेन ने कंज्यूम किया, तो जो आगे बच्चे पैदा हुए वो सारे डिफॉर्मिटी के साथ। किसी का सिर बहुत बड़ा है, ठीक है, किसी के हाथ पे सिर्फ 3 उंगलियां ही हैं, बाकी उंगलियां ही नहीं डेवलप हुई, ठीक है। किसी की एक ही पैर है, दूसरा पैर ही नहीं आया कभी। बहुत सारी डिफॉर्मिटीज पैदा हुई। वैसे ही एडल्ट्स ने जब ऐसी क्रॉप्स कंज्यूम की, बहुत सारे लोगों की डेथ होगी इसके कारण, पॉइजनिंग के कारण। और जो कई किसान इसे स्प्रे कर रहे थे, स्प्रे से भी डेथ हुई है, जहां मेंटल ब्रेन इंजरीज हो गई हैं। इस कारण केरला ने, फिर कर्नाटका ने, और धीरे धीरे पूरे इंडिया ने इसके ऊपर बैन लगा दिया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर जारी कर दिए। तो अब केस क्या आते रहते हैं, बिकॉज जिनकी फैमिली के साथ किसी की डेथ हो गई है या जिनके बच्चे डिफॉर्मिटी के साथ पैदा हो गया, अब उन्हें मेडिकल केयर भी तो चाहिए, और जिनकी डेथ हो गई उन्हें कंपनसेशन, ये सब कुछ। तो उस रिगार्ड में ये चीज़ करंट अफेयर में रहती है। ठीक है, तो ये थे आज तुम्हारे करंट अफेयर। आज करंट अफेयर कम थे हिंदू में, और कुछ स्टेट स्पेसिफिक भी नहीं आया हुआ था। तो इसमें अगर कोई डाउट है तो पूछो। आज तुम्हारे करंट अफेयर बस 3 ही थे, कल ज़्यादा थे, आज कम थे। वेरी करते रहते हैं। आजकल देखो थोड़ा टाइम ऐसा है कि कोरोना के ऊपर आधा अखबार सिर्फ कोविड कोरोना इसी से भरा होता है, तो काम की चीज़ें बहुत ही कम रह जाती हैं। पर खैर, अभी के लिए फ़ायदा है कि पढ़ने के लिए सामान थोड़ा टाइम के लिए कम है, जब तक दोबारा बढ़ नहीं जाता। ठीक है, धीरे धीरे जैसे जैसे लॉकडाउन ओपन होंगे, मीटिंग्स होनी शुरू होंगी, करंट अफेयर बढ़ेंगे। यहाँ आज के लेक्चर में कोई डाउट इस करंट अफेयर के? सर जो नेपाल का जो बॉर्डर इशू है वो फिर हम डिले क्यों कर रहे हैं उसको सॉल्व करने में, मतलब टॉक्स डिले क्यों हो रही है? हम पहले कोशिश कर रहे हैं चाइना के साथ इशू सॉल्व करने की। बेसिकली नेपाल को खुद को कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेपाल सिर्फ चाइना के कहने पे ही ये सारी चीजें कर रहा है। तो तुम टॉक्स में इंगेज भी करोगे, नेपाल की पोजीशन स्ट्रांग होती है। सबसे पहले कौन टॉकिंग टेबल पे आता है, वो शो होता है कि दूसरी साइड कौन सी वीक है। एक बारी चाइना अगर अपनी बॉर्डर से विड्रॉ कर गया, ठीक है, फिर तुम नेपाल को प्रेशराइज कर सकते हो टेबल्स पे टॉक पे आने के लिए। और फिर नेपाल को ऑब्वियसली, तुम्हें सी रीजन में जो सबसे बड़ी पावर होती है उसका यही एडवांटेज होता है कि वो लॉन्ग टर्म में जो दूसरी स्टेट्स हैं उन्हें अपने आगे झुका सकती है थ्रू डिप्लोमेसी। ऐसा नहीं कि तुम फोर्स करोगे, पर नेपाल की जैसे बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर्स इंडिया में काम करते हैं। अगर इंडिया ने डिक्लेयर कर दिया कि कोविड के चलते हुए सारे नेपाल के वर्कर्स वापस नेपाल में भेज दो, तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते नेपाल में पॉलिटिकल क्राइसिस कितना बड़ा आ जाएगा। दंगे हो सकते हैं, सरकारें गिर सकती हैं उनकी। तो ऐसी चीज़ों पे इंडिया अपने आप अपने बैक चैनल से प्रेशराइज करना शुरू करेगा। ऐसे स्टेप्स उठाएगा नहीं, बिकॉज नेपाल के लोगों में हमारी इमेज और ज़्यादा खराब हो जाएगी। पर बैक चैनल्स पे ऐसी सारी चीज़ें होने लग जाती हैं, और नेपाल अपने आप टेबल्स पे आता है बात करने के लिए। लॉन्ग टर्म में ये सेटलमेंट हो जाएगी कि हाँ बस दोनों ही इस इशू के ऊपर बात ही नहीं करेंगे। तो जब तक अगली बारी चाइना नहीं छेड़ेगा बात, तब तक फिर नेपाल भी शांत हो जाएगा। हम पहले चाइना को शांत कर रहे हैं जो ज़्यादा बड़ी पावर है, उसके बाद नेपाल जैसी चीज़ से डील करेंगे। ये इंडिया की स्ट्रैटेजी है। ठीक है सर। ठीक है, तो ये थे आज के करंट अफेयर्स। सर पीसीएस की क्लासेस कब से शुरू हो रही हैं?